आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बारे में। रशिया के यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले का आज 29th डे है और जिस तरीके से चीजें खिंच रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट और भी लंबा चलने वाला है। वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को काफी ज्यादा तादाद में हथियार भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को पैसे भी दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार ये मांग की गई है कि नेटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे, यानी कि वो अपने फाइटर जेट यूक्रेन में भेजे। लेकिन नेटो ने ऐसा ना करके अपने एसेट्स को यूक्रेन के बॉर्डर के पास में डिप्लॉय किया है और अपनी सारी ISR कैपेबिलिटी यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी यूक्रेन की मदद में लगा दी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा खिंचेगा, रशिया को उतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हालांकि रशिया दूसरे देशों पर वेपन सिस्टम्स को लेकर डिपेंडेंट नहीं है और वो अपने सारे हथियार देश में ही बनाते हैं। इस वजह से उनकी इंडस्ट्री इस समय उनकी सारी डिमांड पूरी कर सकती है। लेकिन समय के साथ साथ रिसोर्स स्ट्रेच होंगे और रशिया के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। वैसे यहाँ पर एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रशिया जब यूक्रेन में आया था तो उनके ऑब्जेक्टिव लिमिटेड थे। उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था डॉनबास रीजन को कंसोलिडेट करना, यानी कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPR कहते हैं, और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, जिसको LPR कहते हैं। इनको रशिया ने काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया है। इनिशियली जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो रशियन बैक रेबल्स के पास में लगभग 30% के इलाके के ऊपर कब्जा था, लेकिन अब इन इलाकों में DPR और LPR का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। एक मोमेंट के लिए मैप पर चलते हैं। अगर इस समय आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो आपको दो सिटीज के नाम बहुत ज्यादा सुनाई देंगे। एक है कार्किव और दूसरा है मारियोपोल। इन दोनों ही सिटीज को DPR और LPR के मिलिशिया ग्रुप्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और कुछ सोर्सेस यहाँ तक कह रहे हैं कि लगभग 70% दोनों सिटीज DPR और LPR के मिलिशिया ग्रुप्स के कंट्रोल में आ चुकी हैं। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि DPR और LPR के मिलिशिया ग्रुप्स रेगुलर रशियन आर्मी नहीं है। ये DPR और LPR की आर्मी है। इनको रशिया की तरफ से ट्रेन किया गया है। साथ ही साथ रशिया की तरफ से ही इनको हथियार भी ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ये लोग रेगुलर रशियन आर्मी नहीं है और इनके पास हथियार भी पुराने सोवियत एरा के हथियार हैं। अगर यूक्रेन में रशियन अप्रोच को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो उनकी तरफ से कोशिश की गई है कि रशियन फोर्सेस कीव के ऊपर प्रेशर बनाए रखें, जिससे यूक्रेनियन आर्मी DPR और LPR के साथ में अपने फुल पोटेंशियल के साथ में ना लड़ सके। वहीं पे रशिया का दूसरा ऑब्जेक्टिव था क्राइमिया के लिए फ्रेश वाटर सप्लाईज को दोबारा रीइनिशिएट करना। और रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ दिनों पहले ये वीडियो, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको रिलीज किया गया था। और इसको देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि रशिया की तरफ से क्राइमिया की फ्रेश वाटर सप्लाईज को दोबारा रीइनिशिएट कर दिया गया है। क्राइमिया के ऊपर रशिया के कब्जे के बाद में यूक्रेन ने अपस्ट्रीम पर एक डैम बना लिया था, जिसके वजह से क्राइमिया को फ्रेश वाटर सप्लाईज नहीं मिल रही थी और लोकल लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब रशिया की तरफ से इस चीज को भी सिक्योर कर लिया गया है, यानी कि प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि रशियन फोर्सेस ने अपने दो ऑब्जेक्टिव्स, एक पूरी तरीके से और दूसरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर रशिया का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो था नेटो को लेकर। रशियन फेडरेशन नहीं चाहती थी कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे और इस इन्वेजन के बाद में एक चीज क्लियर हो गई है कि यूक्रेन एनीवेज नेटो नहीं ज्वाइन कर सकता। अभी तक रशियन फोर्सेस की तरफ से कीव के ऊपर बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट नहीं की गई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो लोग इवेंचुअली कीव के ऊपर भी हैवी बॉम्बार्डमेंट करेंगे। यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा लूजर यूक्रेन होने वाला है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट को जीत रहा है? देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें तो रशिया धीरे धीरे अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लॉसेस कम हैं। चाहे वो सैंक्शंस हो या वॉर लॉसेस हो, रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में हैवी लॉसेस हो रहे हैं। हालांकि रशिया की तरफ से ऑयल और नेचुरल गैस को एज ए वेपन यूज करना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा लॉस सीधे सीधे पेट्रो डॉलर पर होने वाला है। लेकिन अगर इस चीज को साइड में रखकर देखा जाए तो रशिया को ओवरऑल काफी हैवी लॉस हुआ है और आगे भी होता रहेगा। वहीं अगर बात की जाए यूरोप की, तो अब उनको ऑयल रूबल में खरीदना पड़ेगा, जिसका ओवरऑल लॉस यूरोपियन इकोनॉमी को होगा। यानी कि प्रैक्टिकली इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन, रशिया और यूरोप तीनों लूजर्स हैं। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि विनर कौन है? उसको समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ हेडलाइंस को। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर यूक्रेन यूरोप का सीरिया बनेगा तो यूरोप और ज्यादा हथियार खरीदेगा और ये सारा का सारा हथियार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही आएगा। हालांकि जब पेट्रो डॉलर को लॉस होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी लॉस होगा, लेकिन वेपन सेल्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फायदा होने वाला है वो सिग्निफिकेंट है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि यूक्रेन के यूरोपियन सीरिया बनने में सबसे बड़ा फायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।